हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइनली डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, लेकिन हमने वो बस उतना ही समझा था जितना ज़रूरी था उस टाइम पे एडजॉइंट और इन्वर्स समझने के लिए, क्योंकि एडजॉइंट और इन्वर्स में थोड़ी सी नॉलेज लगी थी माइनर्स को फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स की। तो वहाँ पर हमने उतना ही समझा था, लेकिन अब हम इन डिटेल पूरा डिटर्मिनेंट समझेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मैंने समझा दिया था उसी लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, और रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेईई में डिटर्मिनेंट से। तो शुरू करते हैं। आज ये पहला लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट्स का। इसके बाद एक और आएगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। जेई लेवल के अच्छे क्वेश्चंस जो आईआईटी में आए हुए हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे। पर आज हम सिर्फ पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको डिटर्मिनेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एंड इट्स नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हुआ करती थी जो हमने पहले पढ़ी हैं, जिसके एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 5 -1 6 0। तो ये मैट्रिक्स है। अगर इस किसी मैट्रिक्स का आंसर ये आ रहा है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते थे, इसको कहीं फर्दर हम सॉल्व नहीं कर देते। लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, दो बार हम ऐसे लगा देते हैं और इसी सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, लेकिन हम इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं छोड़ते। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कि हमने ये दो बार्स लगा दिए और सारे एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पर हम इसको छोड़ते नहीं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट में। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका जो आंसर आता है वो कोई नंबर आते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये अरेंजमेंट नहीं है, ये 5 -1 6 0 दो बार्स के बीच में ये जो अरेंजमेंट है इसको नहीं कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा, इस केस में शायद 6 आएगी इसकी वैल्यू, तो इसमें जो ये आंसर आया वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट दिस अरेंजमेंट। तो वही लिखा है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, इट्स नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये अरेंजमेंट नहीं है नंबर्स का, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो मेन अब प्रॉपर्टीज़ से बात करते हैं। डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज़ ही मैटर कर रही हैं। तो इस पे देखते हैं कि पहले पहली प्रॉपर्टी क्या होगी। पहले तो ये समझते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था कि अगर मैट्रिक्स में हम कोई नंबर को पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा केस नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर किसी एक का डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ये सब दिए हुए हैं, ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो मुझे सिर्फ यही अलाउड है कि या तो मैं किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता डिटर्मिनेंट में। आप कोई भी रो से कर सकते हो, रो 1 से कर लो 2 का मल्टीप्लाई, रो 2 से कर लो, रो 3 से कर लो, सिमिलरली कॉलम 1 से कर लो, कॉलम 2 से कर लो, कॉलम 3 से कर लो, लेकिन हर एक एलिमेंट से नहीं होगा। अगर मैंने कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करने की सोची, तो मैं 2 बाहर, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं कॉलम 2 से कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कॉलम 2 से। कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 पहले लिख देते हैं। कॉलम 2 जाएगा 0 -12 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसी रो या कॉलम से ही होता है, हर एक एलिमेंट से नहीं होता, बस इतना समझना है अपन को। दूसरी देखते हैं, एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन डजंट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हम सबको पता है, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2 एंड दिस इज़ कॉलम 3। तो अगर मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि मैं रो 1 में कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 3, तो क्या होगा, एक ऐसी नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारे पास। इसमें सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, ए प्लस एक्स प्लस पी, ए प्लस एक्स प्लस पी, बी प्लस वाई प्लस क्यू, बी प्लस वाई प्लस क्यू एंड सी प्लस जेड प्लस आर।
ये रो वन में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बाकी रो टू और रो थ्री को हमने कुछ नहीं किया, तो हम उसको वैसे का वैसे लिख देंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आप ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो इसकी वैल्यू भी ए के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगी। ये और ये इन दोनों की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो दोनों इक्वल आएगा। ये स्टेटमेंट कह रही है। और ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ तो मैंने रो वन पर, यहाँ पर आप कॉलम के साथ कर सकते हो। कॉलम में आप C1 में कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ कॉलम वाइज ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पी प्लस क्यू प्लस आर, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि कॉलम टू और कॉलम थ्री को हमने नहीं किया। या फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हो, ये रब कर देते हैं, जैसे कि यही लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आएगा उसका आंसर भी। अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं कॉलम वन में कॉलम वन प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम टू कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कॉलम टू को डबल करके इसमें ऐड करना है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ए, यहाँ पर इसको डबल कर देंगे, 2b 2y 2q हो जाएगा, ए प्लस 2b एक्स प्लस 2y p प्लस 2q। बाकी C1 में हमने अप्लाई किया है, C2 और C3 में हमने अप्लाई नहीं किया, तो वो वैसे ही लिख देंगे हम, b y q c z r। यहाँ पर 2b 2y 2q मत लिखना, क्योंकि वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन C1 में किया, तो C1 में ही होगा सब कुछ। बाकी C2 और C3 एकदम वैसे ही रहेंगे जैसे वो पहले थे, और इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगी। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो आप नहीं कर सकते, वो ये है कि अगर आपको मान लो C2 को चेंज करना है C3 प्लस C1 में, तो ये पॉसिबल नहीं है। C2 को अगर आपको चेंज करना है तो C2 की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि R1 को हमें R2 प्लस R3 ऐड करने से तो हमें R1 की ज़रूरत पड़ी थी, तो R1 में प्लस R2 प्लस R3। C1 में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो C1 की यहाँ ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे अगर आपको C2 को C3 प्लस C1 में करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करना है तो स्क्वायर या क्यूब आप करके नहीं कर सकते, सिर्फ कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्वायर क्यूब ये सब कुछ नहीं कर सकते। C2 पर करना है ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर C2 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर C3 C1 नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो व्हेन एनी रो और कॉलम हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। ये कोई एक डिटर्मिनेंट ए है, इसके पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर रो वन के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर ज़ीरो कह दोगे। सिमिलरली अगर किसी यही केस अगर कॉलम के साथ है, क्योंकि ये अगर कॉलम के साथ ये वाला केस है, तो यहाँ पर कॉलम टू के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। सिमिलरली आप इसका आंसर भी ज़ीरो कह सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर सारे एलिमेंट्स उसके ज़ीरो हैं, जस्ट लाइक दिस, तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के उसका आंसर ज़ीरो कह दोगे। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल इसका भी समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर 1 2 3 5 9 8 1 2 3 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम थ्री बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। वो हम क्यों कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, C1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ C1 माइनस C3, तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 2 माइनस 2 ज़ीरो, 3 माइनस 3 ज़ीरो। C2 में मैंने कुछ नहीं किया तो ये 5 9 8, और C3 में मैंने कुछ नहीं किया तो 1 2 3। तो ये एक रो पूरी ज़ीरो हो गई, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम ज़ीरो हो जाए, यहाँ पर कोई कॉलम वन ज़ीरो हो गई तो उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो इसी की तरह हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज अगर इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू आप सीधे सीधे ज़ीरो कर सकते हो। प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं 2 4 6 में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एलिमेंट्स नंबर, यहाँ पर वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं दिख रही हैं, पर अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल लूँ मैं 2, किसी एक रो या किसी कॉलम से निकाल सकता हूँ, तो मैंने इस कॉलम से निकाल लिया, तो बाकी दो तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि उनमें मैंने कुछ नहीं किया। 1 2 3 5 9 8, और इसमें से निकाल लिया कॉमन, तो 1
2 6, तो फिर से 1 2 सॉरी 1 2 3, तो फिर से इक्वल आ गए। फिर आप C1 माइनस C3 करोगे और फिर से एक पूरी कॉलम जीरो बन जाएगी और उसका आंसर आप जीरो कह सकते हो। तो प्रपोर्शनल का मतलब है अगर किसी एक ही फैक्टर से अगर आप उसको उस फैक्टर से डिवाइड कर दो और फिर से वही नंबर्स बन जाए तो उसको हम प्रपोर्शनल कहते हैं और उसमें भी हम आंसर ज़ीरो कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ये कोई पी मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज किया हुआ है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो पी के बराबर ही आएगा। जो डिटर्मिनेंट पी का होगा वही पी ट्रांसपोज का होगा, ऐसा आप कह सकते हो। आपको इसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिटर्मिनेंट पी का होगा वही पी ट्रांसपोज का भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है और वो किसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, और अगर मुझे ये सी वैल्यू बाहर निकालनी है तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं आती है, ये सी टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। यहाँ पर एन है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर यानी ये 3x3 की है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर 2x2 किया तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1x1 किया तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5x5 किया तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये वो एन है, एक सी जो है वो कांस्टेंट के साथ बाहर आता है, सी टू द पावर एन, एक नंबर एन जो है ये पावर में बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन सी बच गई है, हाँ, जैसे कि पी क्यू दो मैट्रिसेस हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पी का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्यू का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर सेम आएगा। सिमिलरली पी क्यू आर है, उन तीनों को एक साथ निकालना है तो पी क्यू आर। ठीक है, ये सारी स्क्वायर मैट्रिसेस ही हैं, ये यहाँ पर ए पी सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो पी क्यू आर का आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट को अगर पूरे पे लगाए तो आप इंडिविजुअली सब पे लगा सकते हो। ये एक मैं नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ कर लेता है। तो अ मैट्रिक्स हुज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो देन इट्स नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई एक अगर मैट्रिक्स है ए, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो यही हैं, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट है जो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो जो अगर इसका डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, यहाँ ज़ीरो नहीं लिखना, ये गलत है, डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा ज़ीरो। तो इस मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका ज़ीरो आता है डिटर्मिनेंट उसको हम कहते हैं सिंगुलर, और इसके ऑपोजिट जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभार डायरेक्टली बोल देता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो ये नोट याद रखना। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली है, डिटर्मिनेंट के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अगले लेक्चर में हम सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पे, हर तरीके के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।